हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे और बिहार स्पेशल में हम लोगों ने सामान्य परिचय पढ़ा था बिहार का। उसके बाद अभी हम लोग बिहार का पर्यटन पढ़ेंगे, क्योंकि पर्यटन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पर्यटन यानी कि तीर्थ स्थल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से। उसके बाद हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास। उसके बाद बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बिहार का पॉलिटी पढ़ेंगे, बिहार का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और बिहार का जो मिसलेनियस और विविध है वहाँ भी हम लोग देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हम लोग बिहार का पर्यटन करेंगे, क्योंकि पर्यटन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पर्यटन में सबसे पहला जो प्रारंभ हम लोग करते हैं वो हो जाएगा बोध गया। वो हो जाएगा बोध गया हो जाएगा। बोध गया से बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। बोध गया सबसे पहला बात अगर हम लोग देखें तो पूरी दुनिया के लिए एक तीर्थ स्थल हो जाता है। यहाँ पे दुनिया देश विदेश के बहुत सारे लोग जो हैं जो बौद्धिस्ट हैं, क्योंकि अगर बात किया जाए भारत की तो भारत की पहचान जो है ये महात्मा बुद्ध से होती है। अक्सर अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री आउट ऑफ कंट्री जाते हैं या कोई भी, अगर आप भी चले जाइए विश्व के और जगहों पे तो आपका मान सम्मान बुद्ध की वजह से ही होता है। जैसे एक बात आपको बता दूं, दुनिया में जैसे आप चीन की बात करें तो चीन अपने आप को कहता है कि हमारा समाज, हमारी सभ्यता और हमारा जो संस्कृति है दुनिया में सबसे बेहतरीन है। यह दुनिया के सभी जितने भी संस्कृति और सभ्यता है सबकी बुराई करता है, लेकिन भारत की बुराई कभी नहीं करता। भारत की संस्कृति के बारे में और भारत की सभ्यता के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? ये बुद्ध के कारण ही नहीं बोलता, क्योंकि उसका मानना है कि इस धरती पे जहाँ भी सभ्यता और संस्कृति हुआ वो सब बर्बर है। चाइना अपने आप को कहता है कि हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे अजूबा है, सबसे बेमिसाल है, सबसे बेहतरीन है और सबसे खूबसूरत है। सारे लोगों की संस्कृतियों का बुराई करता है, लेकिन भारत की कभी बुराई नहीं करता, क्योंकि उसका मानना है कि हमारे यहाँ जो भगवान चल कर के आए, जो ईश्वर चल कर के आए, वो भारत की धरती पर उतरे तब चाइना में आए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बुद्ध के वजह से भी दुनिया में एक पहचान बनी है। तो चलिए, यही वजह है कि बोध गया में जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो प्रमुख तीर्थ स्थल हो जाता है। वह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हो जाएगा, तीर्थ स्थल हो जाता है। कौन? बोध गया। और यह बोध गया, जब आप गया जाएंगे तो गया से 15 किलोमीटर दूर पड़ेगा बोध गया। यह गया से 15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है। और बोध गया जो आप देख रहे हैं, यही बोध गया निरंजना नदी के किनारे है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही निरंजना नदी यानी कि फल्गु नदी, और यही फल्गु नदी पे डैम बनाई जाती है, जो बीपीएससी में अगर पूछता है तो इम्पोर्टेंट है। डैम वाला जो बात है बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए। ये बोध गया निरंजना नदी के हैं या फल्गु नदी पर यह स्थित हो जाता है। बोध गया को प्राचीन काल में उरुवेला के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में उरुवेला के नाम से जाना जाता है। बोध गया को प्राचीन काल में उरुवेला के नाम से जाना जाता है। उरुवेला के नाम से जाना जाता है। जब आप बोध गया घूमने जाएंगे तब वहाँ पे देखिएगा चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया के जो भी मान्यता वाले जो लोग हैं उन्होंने भव्य मंदिर बनाया बोध गया में। ये भी हो सकता है आपसे पूछ दे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बोध गया में, यहाँ पर जापान, वर्मा, थाईलैंड, जापान, वर्मा, थाईलैंड
वर्मा थाईलैंड, और यहाँ पे देखते हैं चीन। चीन श्रीलंका द्वारा निर्मित भव्य मंदिर है। चीन और श्रीलंका द्वारा निर्मित बौद्ध मंदिर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे, यानी कि पीपल वृक्ष जो है, इसी जगह पे, इसी बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे गौड़ वंश का एक शासक था जिसका नाम था शशांक। शशांक नाम था इसका। यह गौड़ वंश का शासक था। गौड़ वंश का शासक था और ये बंगाल का शासक था। बंगाल का शासक था और यह शिव भक्त था। यह शिव भक्त था जिसको सबसे ज़्यादा नफरत थी बौद्ध धर्म से। सबसे ज़्यादा नफरत बौद्ध धर्म से थी शशांक को। और वहीं यही वजह था कि वहाँ बौद्ध धर्म की बहुत ऐसी चीज़ें थी जिसको नष्ट किया। और साथ ही साथ जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी पेड़ को उसने कटवा डाला। उसी पेड़ को उसने कटवा डाला। बाद में कनिंघम ने श्रीलंका से ला करके इस पेड़ को यहाँ पे लगाया। अभी जो वृक्ष हम देख रहे हैं वह चौथी पीढ़ी की हो जाती है। यह जो है चौथी पीढ़ी की है। चौथी पीढ़ी की प्रश्न पूछा जा सकता है। चौथी पीढ़ी की यह वृक्ष हो जाता है यहाँ पर। बोधि यानी कि बोध गया को 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। 2002 में घोषित किया। किसने? यूनेस्को ने बोध गया को 2002 में विश्व धरोहर घोषित किया। विश्व धरोहर घोषित किया। और नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने 2016 में उसे विश्व धरोहर घोषित किया। यह प्रश्न पूछ चुका है बीपीएससी। यह प्रश्न जो है बीपीएससी पूछ चुका है 2002 में। एक बार देख सकते हैं 2002 में पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी में। बीपीएससी ने पूछा है बोध गया को और नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विश्व सूची यानी कि विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो बोध गया को 2002 में शामिल किया गया और नालंदा विश्वविद्यालय को शामिल किया जाता है 2016 में। उसके बाद अगला हम लोग पर्यटन करते बराबर की पहाड़ियाँ। बराबर की पहाड़ी हो जाएगा। बोध गया की हम लोग अभी बराबर की पहाड़ी देखते हैं। पेन चेंज कर लिया जाए। बराबर की पहाड़ी में यहाँ पर कई मौर्यकालीन स्थल पाए गए हैं। यहाँ पर कई मौर्यकालीन स्थापत्य के नमूने मिले हैं। यहाँ पे बराबर की पहाड़ी से मिला है। और इन गुफाओं पर बहुत सारे अभिलेख हैं। इन गुफाओं पर कई अभिलेख हैं। इन गुफाओं पर कई अभिलेख हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे बराबर की पहाड़ियों को बहुत सुंदर तरीके से काट तराश करके आजीवक संप्रदाय के लोगों को, आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु थे उन्हीं को दे दिया गया। आजीवक संप्रदाय के भिक्षु को निवास स्थल के रूप में दे दिया गया। यहाँ पे निवास स्थल के रूप में
आजीवक संप्रदाय के लोगों को बराबर की पहाड़ियाँ जो हैं ये दिया गया। बराबर की पहाड़ियों के बारे में अगर बात करें तो बराबर की पहाड़ियों में वहाँ के जो लोग हैं पत्थर को काटने में, पत्थर को काटे जाने के लिए पूरे भारत भर में प्रसिद्ध थे। पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे पत्थर काटने की कला को लेकर के। और यही वजह था यहाँ पे देखेंगे कि आज भी पत्थर कट्टी मोहल्ला वहाँ पे स्थित है, जहाँ पर आज भी वर्तमान में भी हम लोग देखेंगे तो पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। वहाँ भी पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और पत्थर से ही अन्य वस्तुओं का काम भी होता है, पत्थर कट्टी मोहल्ले में होता है। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे बराबर की पहाड़ियों में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे बराबर की पहाड़ियों में देखते हैं, यहीं बराबर की पहाड़ियों में मौखरी वंश की 3 अभिलेख प्राप्त होती है। यहीं पर मौखरी वंश की 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहीं पर मौखरी वंश की 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 3 अभिलेख बराबर की पहाड़ियों में ही प्राप्त हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसीलिए चर्चा करना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वो हो जाएगा हम लोग का मुंगेर देखते हैं। मुंगेर से भी प्रश्न बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है। मुंगेर देखिए, मुंगेर देवपाल के समय में, यानी कि देवपाल की यह राजधानी हुआ करती थी। देवपाल के समय मुंगेर राजधानी थी। देवपाल के समय क्या थी? मुंगेर जो है वह राजधानी थी। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से हटाकर, ये देख लीजिए, मीर कासिम ने इसे, क्योंकि यहाँ से ये जो मीर कासिम वाली जो बात है बहुत बार बीपीएससी और अन्य एग्ज़ाम में पूछा गया है कि किसने मुर्शिदाबाद से हटा करके अपनी राजधानी परिवर्तित किया मुंगेर में, तो ये मीर कासिम हो गया। तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से हटा करके मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर अपनी राजधानी बनाई थी मुंगेर में। अपनी राजधानी यहाँ मुंगेर में बनाई। और यहीं पर इसी मुंगेर में आधुनिक काल में श्वेत विद्रोह होता है। इसी मुंगेर में आधुनिक काल के समय में श्वेत विद्रोह होता है। पूछा जा सकता है आपसे कि श्वेत विद्रोह आधुनिक काल के समय कहाँ पर हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ? तो ये मुंगेर हो जाएगा। श्वेत विद्रोह मुंगेर में होता है और मुंगेर को 2 लोगों ने राजधानी बनाया। सबसे पहले देवपाल ने इसको राजधानी बनाया, बाद में मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके हटा करके अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित कर दिया यहाँ पे। और यही मुंगेर में श्वेत विद्रोह हुआ आधुनिक काल के समय में। और यही मुंगेर में यहाँ पे बंदूक की फैक्ट्रियाँ हैं जो पूछा गया है। इसी मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्रियाँ है, बंदूक की, जहाँ बंदूक आज भी बनता है। आज भी कट्टा वट्टा अगर जाएंगे खोजने तो तुरंत मुंगेर में मिल जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ पे सिगरेट की भी फैक्ट्रियाँ है जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बंदूक की कारखाना है, यहाँ पे बंदूक की कारखाना है। और यहाँ पे सिगरेट की फैक्ट्री भी है, सिगरेट की फैक्ट्री है मुंगेर में। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए बिहार को, फिर देखिए बिहार में एक बार अच्छे तरीके से अगर पढ़ाई हो जाए तो फिर बिहार से बीपीएससी में जितना भी प्रश्न पूछे या जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछने वाले जो प्रश्न हैं वो आपसे नहीं छूटेंगे, निश्चित तौर पे बनेंगे ही बनेंगे। एक बार नोट करिए आप लोग ताकि याद रहे। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बंदूक की कारखाना है
बंदों की कारखाना, चलिए कम हो गया, सॉरी। तो ये हो जाता है हम लोग का बंदों की कारखाना हो जाता है यहाँ पे। चलिए अभी हम लोग देखते हैं वैशाली, क्योंकि वैशाली से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। वैशाली हम लोग देखते हैं। वैशाली, वैशाली जो है वज्जी संघ की राजधानी हो जाता है। वैशाली ये हो जाएगा, वैशाली जो है वज्जी संघ की राजधानी है। वज्जी संघ की राजधानी है वैशाली। इसका विकास जो है, यानी कि वैशाली का विकास लिच्छवियों के द्वारा हुआ। वैशाली का जो विकास है, विकास की बात किया जाए, जो इसकी उन्नति किया वो लिच्छवी लोगों ने किया था। लिच्छवी लोगों ने ही इसका विकास किया यहाँ पे। और वैशाली जैन धर्म की तीर्थ स्थल हो जाती है, प्रमुख तीर्थ स्थल। जैन धर्म की यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैन धर्म की प्रमुख तीर्थ स्थल हो जाती है, क्योंकि यहीं पे वैशाली में ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वैशाली के कुंडल ग्राम में, यहीं पर वैशाली में ही जन्म होता है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जन्म होता है कुंडल ग्राम वैशाली में। कुंडल ग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है वैशाली के लिए, वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यहीं पर वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, जिसका आयोजन कालाशोक ने करवाया था। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और ये होता है वैशाली में होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर वैशाली में गुप्त काल की मूर्तियाँ और लिपि भी मिलता है। यहाँ पर गुप्त काल की मूर्तियाँ मिलती हैं, गुप्त काल की मूर्ति भी मिलती है और लिपि भी मिलती है। यहाँ पे लिपि पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर अशोक स्तंभ में मिलता है। जैसे आप लोग कभी कभी, अगर आपको कभी टाइम मिल जाए तो वैशाली का ज़रूर यात्रा करना चाहिए, घूमना चाहिए। यहाँ पर अशोक स्तंभ मिलते हैं। यहाँ पर वैशाली में अशोक स्तंभ मिलता है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे राजा विशाल का गढ़ भी मिलेगा। राजा विशाल का गढ़ मिलेगा यहीं पे वैशाली में। राजा विशाल का गढ़ मिलेगा। और यहाँ पे राज्याभिषेक पुष्करणी का भी प्रमाण आपको मिलता है। राज्याभिषेक पुष्करणी का प्रमाण भी आपको यहीं पे मिलता है। कमल वन वैशाली में ही है। कमल वन वैशाली में ही है। कमल वन वैशाली में मिलेगा। और नेक्स्ट और चीज़ देखिए, हरिकोटा मंदिर भी वैशाली में ही है। हरिकोटा मंदिर वैशाली में ही है। और यहाँ पे बौद्ध स्तूप भी आपको वैशाली में मिलेगा। बौद्ध स्तूप, चलिए देख लेते हैं हम लोग। बौद्ध स्तूप भी आपको वैशाली में मिलता है। इतना सारा चीज़ है, याद रखना चाहिए। बार बार रिवीजन करिएगा, 1-2 बार रिवीजन करिए। प्रश्न यहीं से बनाए जाते हैं। 10 सालों के अंदर जो प्रश्न पूछा गया है, एक बार ज़रूर उसका विश्लेषण करिएगा, तब जाकर आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कहाँ से बनाए जाते हैं। क्योंकि बीपीएससी ने जितना भी एग्ज़ाम में पूछा है, जैसे आप 65, 66, 67, 68, 69 बीपीएससी में एक बार
5 या 10 साल का विश्लेषण देख लीजिए बिहार स्पेशल में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न बिहार में इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए बिहार स्पेशल से कभी 15, कभी 20, कभी 25 प्रश्न भी हो जाता है। बिहार स्पेशल के बगैर स्कोर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं चिरांद। चिरांद, चिरांद से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास में, बिहार स्टेशन में चिरांद। और ये चिरांद जो है बिहार के छपरा में स्थित है। चिरांद जो है बिहार के छपरा में स्थित है और यहाँ से 5 संस्कृतियों का साक्ष्य मिलता है। ज़्यादा याद नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को याद करिए। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत सारा चीज़ें पढ़ने के लिए, लेकिन हमको समझना होगा जब एग्ज़ाम हम दे रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। 60 दिनों का टारगेट हम लोगों ने जो किया, उस 60 दिनों के टारगेट में बहुत तेज़ी से चीज़ों को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको दिन में कम से कम 12-13 जितनी कैपेसिटी, जितनी आपके पास एनर्जी है उसके साथ आपको बैठना होगा। फिर 60 दिनों में सारे सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद मेंस अगर देते हैं तो मेंस की तैयारी 3-4 महीनों में एकदम बेहतर हो जाएगा। फिर उसके बाद एसटीएम बनना चाहते हैं, क्योंकि 200 सीट है एसटीएम का, 130 प्लस सीट हो जाएगा डीएसपी का। चाहत और रखते हैं तो उतना ही जुनून के साथ आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ से 5 संस्कृतियों का प्रमाण मिलता है। चिरांद से 5 संस्कृतियों का प्रमाण मिलता है चिरांद। और चिरांद कहाँ पे है? तो चिरांद हो जाएगा बिहार के छपरा जिला में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, इसी में करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट कर लिया जाए। पहला अगर प्रमाण हम लोग देखें तो पहला यहाँ से चिरांद से नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल का साक्ष्य मिलता है यहाँ से, नवपाषाण काल का प्रमाण हमको यहाँ से मिलता है। दूसरा यहाँ से ताम्रपाषाण काल का साक्ष्य मिलता है। दूसरा यहाँ से ताम्रपाषाण काल का साक्ष्य मिलता है, ताम्रपाषाण काल का साक्ष्य मिलता है। तीसरा यहाँ पे देखेंगे तो उत्तरी काला चित्रित मृदभांड हो जाएगा। उत्तरी काल का चित्रित मृदभांड काल यहीं से प्राप्त होता है। और चौथा ईसा पूर्व पहली सदी का भी प्रमाण यहाँ से मिलता है। ईसा पूर्व पहली सदी का प्रमाण भी यहाँ से मिलता है। और 5वां हो जाएगा पूर्व मध्यकालीन साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। पूर्व मध्यकालीन साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होता है चिरांद से। चिरांद से नवपाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने कहा कि 5 संस्कृतियों का प्रमाण मिलता है। ताम्रपाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं, उत्तरी काल चित्रित मृदभांड भी मिलता है, ईसा पूर्व पहली सदी के प्रमाण है और पूर्व मध्यकालीन साक्ष्य भी यहाँ से हमें प्राप्त होता है। यहाँ से एक चीज़ और भी है जो पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे लोहे की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। यहाँ से बहुत सारे लोहे की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। लोहे की वस्तुएं प्राप्त होती है चिरांद से। उसके बाद जानवरों के जली हुई कब्र भी यहाँ चिरांद से प्राप्त होता है। जानवरों की जली हुई कब्र, जानवरों की जली हुई कब्र भी प्राप्त होता है। यहाँ से कब्र भी प्राप्त होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि सर्वाधिक हड्डियों का उपकरण बिहार के किस जगहों से प्राप्त होता है।
तो ये आपका जो स्थल है चिरांद हो जाएगा। चिरांद से बहुत सारे मात्रा में हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। यहाँ पे कुषाण काल के समय में बौद्ध विहार का साक्ष्य मिलता है और यहाँ पर तांबा का सिक्का भी प्राप्त होता है। कुषाण काल के समय में यहाँ पर तांबा का सिक्का भी प्राप्त होता है। तांबा का सिक्का प्राप्त होता है। 5 संस्कृतियाँ जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, एक बार नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे राजगीर। अगला पॉइंट हम लोग का हो जाएगा राजगृह। कहिए, पेन चेंज किया जाए। राजगृह कहिए या राजगीर कहिए, राजगीर। और ये नालंदा जिला का मुख्यालय हो जाता है। ये नालंदा जिला का मुख्यालय हो जाएगा। और यहाँ से जैसे राजगृह और राजगीर की अगर बात किया जाए तो इसका प्राचीन नाम है राजगीर का गिरिब्रज। इसका प्राचीन नाम है, राजगीर का प्राचीन नाम हो जाएगा गिरिब्रज नाम होता है, प्राचीन नाम है। और राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यही वजह था कि मगध के शासकों ने राजगीर को अपना राजधानी बनाया। यही वजह था, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे वजहों से बनाया जा सकता है। भौगोलिक दृष्टिकोण के साथ साथ यह बाहरी आक्रमण से सुरक्षा भी प्रदान करता है। यानी कि राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहला पहाड़ी विपुलगिरी हो जाएगा। विपुलगिरी हो जाएगा। विपुलगिरी पहाड़ियाँ है, विपुलगिरी पहाड़ियाँ। दूसरा पहाड़ियाँ रत्नगिरी है। रत्नगिरी पहाड़ियाँ। और तीसरा पहाड़ी जैसे आप लोग देख सकते हैं, पहला पहाड़ी, क्योंकि 5 भी अगर याद होता है तो काम यहाँ से बन जाएगा। दूसरा रत्नगिरी पहाड़ियाँ और तीसरा है उदयगिरी पहाड़ियाँ। तीसरा हो जाएगा उदयगिरी पहाड़ियाँ। और चौथा यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चौथा जो है यहाँ पर पहला विपुलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगा, दूसरा रत्नगिरी, तीसरा उदयगिरी और चौथा है सोनगिरी पहाड़ियाँ। सोनगिरी पहाड़ियाँ। और 5वां पहाड़ी जो है, जो राजगीर यहाँ से घिरा हुआ है, वह हो जाएगा वैभवगिरी पहाड़ियाँ। इन्हीं 5 पहाड़ियों से राजगीर जो है यह घिरा हुआ है। चारों तरफ से घिरा हुआ है वैभवगिरी पहाड़ियों से। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे गृद्धकुट पर्वत है। इसी राजगीर में गृद्धकुट पर्वत है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। गृद्धकुट पर्वत यहीं पर है, गृद्धकुट पर्वत। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहीं पर महात्मा बुद्ध ने बिंबिसार को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बिंबिसार को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया था गौतम बुद्ध ने दिया था। पूछा जा सकता है आपसे कि महात्मा बुद्ध ने बिंबिसार को दीक्षा किस पर्वत पर दिया? तो यही गृद्धकुट पर्वत पर इन्होंने दीक्षा यहाँ पर दिया था। यहीं पर बिंबिसार हर्यक वंश के सम्राट हैं।
हर्यक वंश के संस्थापक भी हो जाते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक हैं जिन्होंने मगध पर राज किया था। और बिंबिसार महात्मा बुद्ध के एक अच्छे मित्र भी रहे हैं। और कहा जाता है एक समय में बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की जान बचाई थी। महात्मा बुद्ध की जान बचाई थी। नेक्स्ट इसी में हम लोग देखते हैं, यहीं पर राजगीर में ही जरासंघ का अखाड़ा भी प्राप्त होता है। जरासंघ का अखाड़ा जो है, जरासंघ का अखाड़ा भी यहाँ पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं राजगीर जो है, बोधगया में अगर देखें हम लोग, तो राजगीर की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, बात करें, तो यहाँ पर 3 तीर्थ स्थल प्राप्त होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हिंदू धर्म के भी प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर बौद्ध धर्म के लिए तो जाना ही जाता है, बौद्ध धर्म का भी प्रमाण मिलता है, और साथ ही साथ हमारे पास जैन धर्म का भी साक्ष्य मिलता है। इस तरीके से यहाँ पे जो धर्म स्थल रहा वो 3 धर्मों का केंद्र बिंदु हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जापान की सरकार ने रोपवे का निर्माण करवाया। यहाँ पर जापान की सरकार ने रोपवे का निर्माण करवाया, जो पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। जापान सरकार ने यहीं पर रोपवे का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। और यहाँ की अगर बात किया जाए तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी एक बार निवास कर चुके हैं। ये जगह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहीं पर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी निवास कर चुके हैं, यहीं पर निवास कर चुके हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, जो एक चीनी यात्री था जिसका नाम था ह्वेनसांग भी इसकी यात्रा कर चुका है। ह्वेनसांग भी इसकी यात्रा कर चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।